मेरे ही बेटे बहू ने मिलकर मुझे मारने की साजिश रची, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वो घर बेचकर उन्हें पैसे देने को तैयार नहीं थी। वो घर जिसे मेरे पति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और मेहनत से बनाया था। जो बच्चे कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, वही अचानक मीठा बोलने लगे, मेरा हाल पूछने लगे, समय पर खाना, दवाई और हर रात प्यार से एक गिलास दूध देने लगे। पहले मुझे लगा शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, शायद अब उन्हें अपनी मां की कद्र समझ आ गई है। लेकिन मुझे क्या पता था, उस दूध में प्यार नहीं, जहर घुला था। धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। चक्कर, कमजोरी, घबराहट, शरीर साथ छोड़ने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर एक रात अनजाने में मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लिया, और जो सुना उसने मेरी रूह तक हिला दी। वो मेरी मौत के दिन गिन रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि मैं कब मरूं ताकि घर बेचकर पैसे बांट सकें। उस पल मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने आंसू पोंछे और चुपचाप खुद को संभाला, क्योंकि अगर मैं हार जाती तो मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाती। फिर मैंने ऐसा कदम उठाया, ऐसी चाल चली कि उनके अपने ही जाल में वो खुद फंस गए, और जो सजा उन्हें मिली उसे सोचकर आज भी किसी की रूह कांप जाए। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस माँ की कहानी है जो अपनों के लिए जीती है, अपनों के लिए टूटती है और फिर उन्हीं अपनों के धोखे से बिखर जाती है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं टूटी जरूर, पर फिर खुद को समेटकर दोबारा खड़ी हुई। ये मेरी कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज मेरी आवाज आपके दिल के किसी कोने को छू जाए। और अगर आप भी जिंदगी के अंधेरों से लड़ रहे हैं, तो शायद मेरी हिम्मत आपको भी उजाले की तरफ चलने की ताकत दे दे। मेरा नाम देवयानी है, उम्र 65 साल, बाल पूरे सफेद हो चुके हैं और चेहरे की झुर्रियां मेरी जिंदगी की कहानी खुद बयां कर देती हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये झुर्रियां उम्र से कम और अपनों के दिए जख्मों से ज्यादा बनी हैं। कभी मेरी भी एक छोटी सी दुनिया थी, मेरे पति रमेश जी, 2 बेटे और मैं। जिंदगी बहुत अमीर तो नहीं थी, लेकिन सुकून से भरी थी। जब हमारी शादी हुई थी, उस समय मैं एक प्राइवेट कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर हुआ करती थी। पढ़ाना मुझे सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जुनून लगता था। शादी के बाद भी कुछ सालों तक मैंने कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन बच्चों के आने के बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। घर, बच्चे और परिवार, सब कुछ साथ संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आखिरकार मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। सच कहूं तो उस दिन दिल बहुत रोया था, लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पढ़ाई और किताबों से मेरा रिश्ता फिर भी कभी टूटा नहीं। आज भी जब थोड़ा खाली समय मिलता, मैं किताबों में ही खो जाती थी। मेरे पति एक प्राइवेट बैंक में काम करते थे और उनके जाने के बाद पूरा घर और बच्चों की देखभाल मेरी ही जिम्मेदारी थी। ये फैसला किसी ने मुझ पर थोप कर नहीं लिया था, मैंने खुद अपनी खुशी से लिया था, ताकि मेरा परिवार सुकून से चल सके और मेरी गृहस्थी प्यार से बस सके। रमेश जी हमेशा कहा करते थे, देवयानी, पैसा कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना घर जरूर होना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बस यही सपना लेकर उन्होंने पूरी जिंदगी खटकर एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनवाया था। हमने अपना सब कुछ इस घर में झोंक दिया। मैंने अपने गहने बेच दिए। रमेश ने अपने 18 साल की मेहनत की सारी जमा पूंजी लगा दी, तब जाकर ये घर तैयार हुआ। उस समय मेरा बड़ा बेटा आयुष और छोटा बेटा नीरज स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वे बेफिक्र होकर खेलते थे, उसकी हर ईंट उनके माँ बाप के पसीने, त्याग और अनगिनत दर्द से जुड़ी हुई थी। जब घर बनकर तैयार हुआ था, तो हम दोनों ने चौखट पर हल्दी लगाई थी, दिया जलाया था, और मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की थी कि ये घर हमेशा हंसी से भरा रहे। मुझे कहाँ पता था कि यही घर एक दिन मेरी परीक्षा लेगा। फिर एक दिन अचानक रमेश जी को दिल का दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। तब तक दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और उनकी शादियां भी हो चुकी थीं। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा चुभता रहता था। जिस इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल बिताए हों,
हर सुख दुख, हर संघर्ष साथ जिया हो, उसका यूं अचानक मुझे अकेला छोड़कर चले जाना, उस दर्द को कोई और क्या समझेगा? ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर खुद वो बीत रही हो। उनके जाने के बाद जब उनकी वसीयत खोली गई तो उसमें जो लिखा था उसने मेरे बेटों और बहुओं की नींद उड़ा दी। उस वसीयत के अनुसार जिस घर को हमने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया था वो पूरी तरह मेरे नाम कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों बेटों के लिए 2 प्लॉट भी पहले से खरीद रखे थे, लेकिन उनका मालिकाना हक भी मेरे ही नाम रखा था। वे प्लॉट उन्हें तभी मिलते जब मैं खुद उन्हें देना चाहूं। उनका फैसला बहुत सोच समझ कर लिया गया था ताकि मेरे जीते जी मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन शायद मेरे बच्चों को ये बात कहीं से भी पसंद नहीं आई। धीरे धीरे असली बात सामने आने लगी। दोनों बेटों ने मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बार बार समझाने के लहजे में कहते, माँ, ये घर बेच दीजिए, जो पैसे मिलेंगे उनसे हम दोनों अपने अपने अलग घर बना लेंगे। वैसे भी पापा ने जो 2 प्लॉट आपके नाम किए हैं वो हमारे लिए ही तो लिए थे। एक ही घर में 2 परिवारों का रहना आसान नहीं है। छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते हैं। अगर सुकून से रहना है तो अलग अलग घर बना लेना ही बेहतर होगा। आपको भी कहीं रख देंगे, रख देंगे। ये शब्द मेरे सीने में कील की तरह चुभा था। क्या मैं कोई सामान थी जिसे कहीं भी रख दिया जाए? मैंने साफ मना कर दिया। ये घर तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। बस उसी दिन से जैसे मैं उनकी दुश्मन बन गई। ताने बढ़ गए, काम बढ़ गया, बात करना कम हो गया। पूरे घर का काम मुझ पर थोप दिया गया। सुबह मैं सबसे पहले उठती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, पर रसोई में जाना मेरा मना हो गया था। बहुओं की इस करतूत पर बेटों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे खाना समय पर नहीं देते, कभी मेरी दवाइयां लाना भूल जाते, और अगर मैं खुद याद दिलाऊं तो कहते, इतना खर्चा हो रहा है आपकी दवाइयों में, हम घर का खर्च देखें कि आपका। मुझे एहसास होता कि बूढ़ा इंसान अपने ही घर में बोझ बन जाता है। कई बार दोपहर में भूखी बैठी रहती, इंतजार करती कि कोई पूछ ले, लेकिन सब अपने अपने कमरों में मोबाइल चलाते रहते। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली लेटती तो रमेश जी की तस्वीर से बातें करती। देखिए ना, आपने कहा था बुढ़ापे में सुकून मिलेगा, ये कैसा सुकून है। घर बेचने वाली बात पर मेरे साफ मना करने के बाद कई हफ्तों तक घर का माहौल इतना भारी रहा कि सांस लेना मुश्किल लगता था। लेकिन फिर एक सुबह अचानक छोटी बहू ऋतु मेरे कमरे में आई और बोली, माँ जी, आप इतना काम अब से मत कीजिए, हम है ना, हम कर लेंगे, आप आराम कीजिए। उसकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। मैं उसे देखती रह गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत समझा था, शायद बच्चों को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसी दिन बड़ी बहू ने मेरे लिए चाय बनाकर दी। बेटा आयुष दवाई लेकर आया और बोला, माँ, टाइम पर खा लिया करो, अब हम ध्यान रखेंगे। इतने दिनों बाद किसी ने मेरी फिक्र की थी। मेरा दिल भर आया। रात को दोनों बेटे मेरे पास बैठकर हालचाल पूछने लगे, बचपन की बातें करने लगे। मुझे लगा जैसे मेरा घर फिर से घर बन रहा है। कई दिनों बाद मैं चैन की नींद सोई। अगले दिन से एक नया नियम शुरू हो गया। हर रात सोने से पहले कोई न कोई बहू मेरे लिए दूध लेकर आने लगी, कभी हल्दी वाला, कभी केसर वाला, कभी बादाम डालकर। माँ जी, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वे कहती। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। शायद सच में बच्चों को अपनी माँ की कीमत समझ आ गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे शरीर ने अजीब सा साथ देना बंद कर दिया। सुबह उठते ही सिर चकराता, हाथ पैरों में कमजोरी रहती, दिल घबराता, कई बार उल्टी जैसा महसूस होता। पहले मैंने सोचा शायद उम्र की वजह से है या मौसम बदल रहा है, लेकिन हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। खाना खाते ही जी मिचलाता, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने लगती। एक दिन तो मैं रसोई में ही चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी कमजोरी क्यों। मैं तो पहले ठीक थी। फिर एक रात बड़ी बहू गिलास लेकर आई। दूध में हल्दी की खुशबू थी। उसने गिलास मेरे हाथ में दिया और बोली, माँ जी, पूरा पी लेना, आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई, जबरदस्ती जैसा। उस दिन जाने क्यों मेरा मन बिल्कुल नहीं था दूध पीने का। गिलास हाथ में था, लेकिन दिल कह रहा था मत पी।
जैसे कोई अंदर से रोक रहा हो। बहू कई बार याद दिलाकर चली गई, पी लेना जरूर। मैं काफी देर तक गिलास को देखती रही, फिर चुपचाप उठी, खिड़की खोली और सारा दूध बाहर नाली में उड़ेल दिया। करीब आधे घंटे बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी लेने रसोई की तरफ जा रही थी कि बड़े बेटे के कमरे से हंसी और धीमे धीमे बातें सुनाई दीं। इतनी रात गए सब जाग क्यों रहे हैं, ये सोचकर मैं दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि अंदर से बड़ी बहू की आवाज साफ सुनाई दी। 1 हफ्ता हो गया है दवाई देते हुए, बस कुछ दिन और, फिर अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी को शक भी नहीं होगा। धीरे धीरे अंदर से सब खराब हो जाएगा। मेरे कदम वहीं जम गए, जैसे किसी ने मेरे कानों में तेजाब डाल दिया हो। दूसरे बेटे की आवाज आई, हाँ, फिर घर बेचकर पैसे बांट लेंगे। बूढ़ी औरत वैसे भी कितने दिन जिएगी। फिर सब हंस पड़े। उस हंसी ने मेरी आत्मा तक चीर दी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। मैं दीवार पकड़कर खड़ी थी, सांस रुक रही थी। दवाई? कौन सी दवाई? फिर अचानक दिमाग में बिजली सी कौंधी। दूध, रोज रात का दूध, पिछले 1 हफ्ते से मेरी बिगड़ती तबीयत, सब कुछ जुड़ गया। मेरे अपने बच्चे मुझे धीरे धीरे मारने की योजना बना रहे थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर आज मैंने दूध पी लिया होता तो शायद मैं सच कभी जान ही नहीं पाती। मेरे बेटे मुझे ही मारने पर उतारू थे। ये सोच सोच कर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। अगर आप मेरी इस दर्द, धोखे और तकलीफ भरी कहानी को सच में महसूस कर पा रहे हैं, अगर एक माँ के दिल का दर्द आप तक पहुंचा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करके अपना साथ जरूर दिखाइए और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए। क्या मेरे ही बेटों का मेरे लिए ऐसा सोचना या करना कहीं से भी सही था? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन हमें हौसला, प्रेरणा देता है, ताकि हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक लगातार ला सकें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली। और अब अगर मुझे जिंदा रहना है तो रोना छोड़कर दिमाग से काम लेना होगा। अब देवयानी कमजोर नहीं पड़ेगी। अब खेल मैं खेलूंगी। मैंने मन ही मन ठान लिया कि सुबह उठते ही मैं बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार करूंगी जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि अगर उन्हें जरा भी शक हो गया कि मैं सच जान चुकी हूं तो शायद वे कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अगले दिन जब बड़ी बहू मेरे कमरे में आई और बोली, माँ जी कैसी तबीयत है आज, तो उसके चेहरे पर वही बनावटी चिंता थी। मैं उसे देखती रही। कल तक यही चेहरा मेरे लिए ममता का प्रतीक था। आज वही चेहरा मुझे जहर से भरा प्याला लग रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा, ठीक हूं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। बनावटी प्रेम दिखाकर वो चली गई। मैंने तय किया कि मुझे पता लगाना होगा कि वो दवाई आखिर है क्या। दोपहर को जब बहू रसोई में दूध बना रही थी, मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर ऊपर वाले दराज से एक छोटी शीशी निकाली और उसमें से एक गोली निकालकर चम्मच से कुचलकर दूध में मिला दी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई बहुत सामान्य काम कर रही हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। तो ये है वो जहर जो मुझे रोज दिया जा रहा था। मैं वापस कमरे में आ गई और सोचा, अगर मैं सीधे पुलिस के पास जाऊं तो? लेकिन सबूत, मुझे पक्का सबूत चाहिए था। उसी शाम जब सब लोग अपने अपने कमरे में थे और दोनों बेटे काम पर गए थे, मैं चुपचाप रसोई में गई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर ऊपर वाला दराज खोला। वही शीशी रखी थी, बाहर से बिल्कुल साधारण, जैसे विटामिन की गोली हो। कोई भी देखकर यही समझेगा कि सेहत के लिए है। लेकिन अब मुझे अपने बच्चों की सच्चाई पता थी। मैंने धीरे से एक गोली निकाली, उसे अपने पल्लू में छुपा लिया और बाकी वैसी ही रख दी ताकि किसी को शक ना हो। मैं कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाती थी। दवाइयों और रसायनों की समझ आज भी थी। उसी समय मैंने फैसला कर लिया, मुझे टेस्ट करवाना होगा। अगले दिन मंदिर जाने का बहाना बनाकर मैं बाहर निकली। शहर के एक पुराने जानकार डॉक्टर के पास पहुंची और उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई,
बस कहा कि मुझे इस दवाई की जांच करवानी है। उन्होंने लैब में भेज दिया। रिपोर्ट आने तक का हर मिनट जैसे सालों जैसा लग रहा था। शाम को जब रिपोर्ट हाथ में आई और डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, माताजी, इसमें भारी धातु है, ये शरीर के अंगों को धीरे धीरे खराब कर देती है। उस पल मुझे लगा जैसे मैं अंदर से मर चुकी हूं। लेकिन अगले ही पल एक अजीब सी ताकत आई। नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं उन्हें सजा दिलाऊंगी। उस दिन घर लौटते वक्त मेरी चाल बदल चुकी थी। अब मैं डरती हुई मां नहीं थी, अब मैं जिंदा रहने के लिए लड़ने वाली औरत थी। मैंने उसी जैसी असली विटामिन की गोली खरीदी और तय कर लिया, अब खेल पलटेगा। अब जो दूध वे मुझे देंगे उसमें जहर नहीं, विटामिन होगा, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी चाल मैं समझ चुकी हूं। घर के बाहर पहुंचते ही मैंने अपने चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत ओढ़ ली, वही थकी हुई चाल, ताकि किसी को शक न हो। सब सामान्य था। रात लगभग 9 बजे बड़ी बहू दूध लेकर आई। माँ जी, आज बादाम वाला दूध है, ताकत आएगी, उसने प्यार से कहा। मैंने गिलास हाथ में लिया और उसके जाते ही दरवाजे की ओट से देखा। वो बाहर जाकर कुछ देर तक खड़ी रही, जैसे देखना चाहती हो कि मैं सच में पी रही हूं या नहीं। मैं समझ गई थी कि वे मुझ पर नजर रख रहे हैं। मैं धीरे धीरे गिलास होठों तक ले गई, लेकिन दूध को मुंह में नहीं जाने दिया, बस थोड़ा सा होठों पर लगाकर रख दिया। फिर मौका देखकर बाथरूम में जाकर सारा दूध नाली में बहा दिया। अगले दिन दोपहर को जब सब सो रहे थे, मैंने चुपचाप रसोई में जाकर वही शीशी निकाली जिसमें जहर वाली गोलियां थीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक एक गोली निकालकर अलग रख दी और उनकी जगह वैसी ही दिखने वाली असली विटामिन की गोलियां डाल दी। रंग, आकार सब बिल्कुल एक जैसा था, कोई भी पहचान नहीं सकता था। फिर शीशी वापस उसी जगह रख दी। अब वे मुझे जो भी देंगे वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 1 सप्ताह बाद रात में फिर दूध देकर बड़ी बहू चली गई। थोड़ी देर बाद फिर कमरे से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। मैं चुपके से दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आयुष बोला, अभी तक असर क्यों नहीं हुआ? 1 हफ्ता हो गया। छोटी बहू बोली, थोड़ा टाइम लगेगा, पुराना खाया पिया शरीर है, इतनी जल्दी नहीं गलेगा। वो आपस में धीमी आवाज में बहस कर रहे थे। 2 हफ्तों से दवाई दे रहे हैं, फिर भी ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? बड़ी बहू ने होंठ भींच कर कहा, अरे, पिछले हफ्ते ही तो हालत बिगड़ी थी, थोड़ा और इंतजार करो, कुछ ही दिनों में हमें वो खुशखबरी जरूर मिल जाएगी, वो मेरे मरने का। बेसब्री से इंतजार कर रहे था। सोच के ही मेरी आत्मा रो रही थी। मैंने तय किया, अगर मुझे सच में सुरक्षित रहना है तो कागजों पर सब कुछ तय करना होगा। अगले दिन मैंने मंदिर जाने का बहाना बनाया और सीधे एक पुराने वकील के ऑफिस पहुंची, जिन्हें मैं पहले से जानती थी। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूं। उन्होंने पूछा, किसके नाम करना है संपत्ति? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, वृद्ध आश्रम के ट्रस्ट के नाम। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। आखिर वो घर मेरे पति की याद था, मेरे बच्चों का बचपन था। लेकिन अगर वही घर मेरी मौत की वजह बन रहा था, तो उसे उन बच्चों को देने से अच्छा था किसी जरूरतमंद को मिल जाए। वकील ने कागज तैयार किए, मैंने हस्ताक्षर किए। उस कागज पर साइन करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बच्चों से आखिरी उम्मीद भी खत्म कर रही हूं। लेकिन यही सही था। अब अगर वे मुझे मार भी दें तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। घर लौटते समय मेरे अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे मैंने अपने लिए कवच पहन लिया हो। अब खेल बराबरी का था। वे सोच रहे थे कि मैं धीरे धीरे मर रही हूं, पर मैं जानती थी कि असल में उनकी चाल खुद उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। उस रात पहली बार मैंने खुद से कहा, देवयानी, तू अब शिकार नहीं, शिकारी है। मैं चुपचाप घर आ गई। उस दिन से मैंने अपने व्यवहार में जरा भी बदलाव नहीं आने दिया। मैं पहले की तरह भोली, कमजोर, बीमार बनी रही, ताकि उन्हें लगे कि उनकी दवा काम कर रही है। कुछ दिनों बाद वकील का फोन आया कि वसीयत की कॉपी तैयार है और कुछ ही दिनों में लीगल नोटिस भी भेज दिया जाएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि संपत्ति ट्रस्ट के नाम है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। मैंने सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। जिस दिन उन्हें ये खबर मिलेगी, उनके चेहरों का रंग देखने लायक होगा।
कुछ दिन सामान्य ही बीत और वो दिन भी आ गया। छुट्टी का दिन सभी घर पर थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। छोटा बेटा बाहर गया और कुछ कागज लेकर अंदर आया। मैं दरवाजे की ओट से सब देख रही थी। उसने लिफाफा खोला, पढ़ना शुरू किया और उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उसने जल्दी से बड़े भाई को बुलाया। दोनों कागज लेकर हॉल में खड़े थे। बड़ी बहू ने पूछा, क्या हुआ? तो बड़े बेटे ने घबरा कर कहा, ये क्या है? वसीयत? फिर सबने मिलकर कागज पढ़ा और मैं उनके चेहरों पर वो डर देख रही थी जो इतने दिनों से मेरे दिल में था। छोटे ने गुस्से में कहा, मां ने घर ट्रस्ट के नाम कर दिया, ये कैसे हो सकता है? बड़ी बहू चिल्लाई, मतलब घर हमारा नहीं होगा? इतनी सेवा की किस लिए? उसकी बात सुनकर मेरे कान जल उठे। सेवा? क्या ताने देना, भूखा रखना और जहर देना सेवा है? तभी बड़े बेटे ने कहा, किसी ने मां को बहकाया है, वो खुद ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं खुद फैसला लेने लायक हूं। वे तुरंत मेरे कमरे में आए। सब एक साथ मेरे सामने खड़े थे। बड़े बेटे ने पूछा, मां, आपने ये क्या कर दिया? हमसे बिना पूछे घर दान कर दिया? मैंने धीरे से उनकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, ये मेरा घर था, मेरी मर्जी। मेरी आवाज में जो ठहराव था, शायद उन्होंने पहली बार महसूस किया। छोटी बहू बोली, पर हम कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, जब मैं जिंदा हूं तब तो निकाल नहीं रही, पर मेरे बाद ये घर उन लोगों के काम आएगा जिनके पास कोई नहीं है। तब तक तुम लोग अपना ठिकाना देख लो। मेरे शब्दों में तीर था जो सीधे उनके दिल पर लगा। छोटा बेटा गुस्से में बोला, आपको हम पर भरोसा नहीं? और मैं हंस पड़ी, एक कड़वी थकी हुई हंसी। भरोसा? जिस दिन से तुम्हारे पिता गए उसी दिन से तुमने मुझसे बात करना कम कर दिया, खाना तक ताने देकर दिया, और अब भरोसे की बात करते हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं सब समझ रही हूं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बड़ी बहू बोली, माँ जी, ये सब गलतफहमी है, हम तो आपकी देखभाल कर रहे थे। जैसे ही उसके शब्द मेरे कानों में पड़े, मेरे होठों पर अपने आप एक कड़वी हंसी आ गई और मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखभाल? कौन सी देखभाल? मुझे ताने देना देखभाल थी? मुझसे पूरे घर के काम करवाना देखभाल था? या फिर सेवा के नाम पर हर रात दूध में जहर मिलाकर देना मेरी देखभाल थी? मेरे इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे के रंग उड़ गए, जैसे किसी ने उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली हो। आयुष हकलाते हुए बोला, दूध में जहर? मतलब आप? लेकिन मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही तेज आवाज में कहा, हाँ, मैं सब जानती हूं। तुम सबकी एक एक बात सुनी है मैंने। जब तुम लोग कमरे में बैठकर मेरे मरने के दिन गिन रहे थे, मैं सब सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई, ये घर तुम जैसे नालायकों के हाथ नहीं रहेगा। मेरे बाद ये घर भी तुमसे छिन जाएगा। मेरी बातें सुनकर एक पल को तो सबके चेहरों पर घबराहट छा गई, लेकिन कहते हैं ना, बेशरम को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही उनकी घबराहट 2 मिनट में ही गायब हो गई। बड़ी बहू आगे बढ़ी और ठंडी हंसी के साथ बोली, माँ जी, आपको सच्चाई पता चल गई और आपने बड़ी होशियारी से ये घर ट्रस्ट के नाम कर दिया। अब ये घर आपके मरने के बाद हमें तो मिलने से रहा, इसलिए हम आपको जिंदा रखेंगे, लेकिन ऐसा जिंदा रखेंगे कि आप हर पल तड़पेंगी, अपनी मौत की भीख मांगेंगी, पर मौत भी आपको नसीब नहीं होगी। तभी छोटी बहू भी आगे आ गई और ताने मारते हुए बोली, चालाक बुढ़िया, हमने कभी सोचा नहीं था तू इतना दिमाग लगाएगी। अब देख हम तेरे साथ क्या करते हैं। हम अपने रहने का इंतजाम कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जब तक तू जिंदा है तेरा जीना हराम कर देंगे। इतना कहकर उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे जोर से पीछे धक्का दे दिया। मैंने आयुष और निखिल की तरफ देखा। उनकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी, बल्कि एक बेशर्म हंसी थी, जैसे इस जहर की साजिश में उनका भी हाथ हो।
मैंने हिम्मत जुटाकर पलट कर कहा, तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल गलत कर रहे हो। इसकी बहुत गंदी सजा मिलेगी। मैं पुलिस को सब बताऊंगी। अभी तक तो तुम्हें मौका दिया था कि मेरे जीते जी इस घर में रह लो, लेकिन अब तुम लोगों को जेल जाना होगा। वे हंसते हुए बोले, कौन भेजेगा हमें जेल? आप? हम आपको ही कानून की नजरों में पागल साबित कर देंगे। कह देंगे उम्र की वजह से आपकी मानसिक हालत खराब है, आपने होश में ये वसीयत नहीं बनाई। कुछ टेस्ट रिपोर्ट ही काफी होंगी। आपका खेल खत्म। अब हमारी बारी है। बड़ी बहू मुझ पर हाथ उठाने को झपटी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। आयुष ने झांक कर देखा तो बाहर पुलिस और कुछ महिलाएं खड़ी थीं। वो घबराकर अंदर आया और बोला, बाहर पुलिस है, लगता है मां ने पहले ही खबर कर दी। ऋचा और ऋतु कुछ पल के लिए घबरा गईं, पर अगले ही पल अपने अपने कमरे में जाकर वापस आ गईं। मैं चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि वही पुलिस थी जिसे मैंने खुद फोन करके बुलाया था। उन्हें पहले ही सब बता दिया था कि मेरे बेटे बहू मुझ पर किस तरह जुल्म कर रहे हैं और मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। मुझे पता था जैसे ही उन्हें वसीयत की सच्चाई पता चलेगी, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आयुष ने दरवाजा खोला। अंदर आते ही एक लेडी कांस्टेबल ने कड़क आवाज में कहा, देवयानी जी कहाँ हैं? उस आवाज में ऐसा अधिकार था कि पूरा घर कांप गया और मैं धीरे धीरे सामने आई। लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं था, एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी आवाज सुनी हो। महिला आयोग की सदस्य मेरे पास आकर बोली, माँ जी घबराइए मत, अब हम आ गए हैं। और पता नहीं क्यों उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। तभी छोटी बहू ऋतु जल्दी जल्दी उनके पास आई और बनावटी मासूमियत से बोली, मैडम आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी लेडी कांस्टेबल ने उसे हल्का सा किनारे करते हुए कहा, हटो, हमें अपना काम करने दो। और सीधे मेरे सामने आकर पूछने लगी, क्या किसी ने आपके साथ बदसलूकी की है? एक पल के लिए मेरी नजर अपने बेटों पर गई। वे चारों मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी एक हां उनकी दुनिया खत्म कर देगी, और शायद सच भी वही था। लेकिन मैंने बिना झिझक कहा, हाँ, ये लोग अभी मुझ पर हाथ उठाने जा रहे थे। मेरी आवाज साफ थी, मजबूत थी, और उसी पल जैसे उनकी झूठी दुनिया हिल गई। चारों तुरंत चिल्लाने लगे, नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी कभी पहचानती भी नहीं। मैं उन्हें देखती रह गई। कितनी आसानी से उन्होंने मुझे पागल कह दिया। वे पुलिस के सामने शरीफ बनने का नाटक करने लगे, रोने लगे। बड़ी बहू अचानक रोती सिसकती आगे बढ़ी और अपने हाथों पर पड़े लाल निशान दिखाते हुए बोली, मैडम आप लोग महिला आयोग से आए हैं ना? माँ जी ने आपको ये कहकर बुलाया है कि हम उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वही हम पर हाथ उठाती हैं। देखिए, आज ही इन्होंने मेरे कंधों को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी बाहों पर उंगलियों के निशान पड़ गए। ये अक्सर हमें मारती पीटती रहती हैं, लेकिन घर की इज्जत के लिए हम दोनों बहुएं कभी किसी से कुछ नहीं कहती, सब चुपचाप सह जाती हैं। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, हम पर झूठा इल्जाम लगाकर आपको बुला लिया ताकि हम जेल चले जाएं। पता नहीं हमसे इन्हें कैसी दुश्मनी है, जबकि हम तो हर समय इनकी सेवा और देखभाल ही करते हैं। उसका रोना धोना और मासूमियत का नाटक देखकर मेरी आत्मा तक हिल गई। उसके आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि कोई भी उस पर यकीन कर ले। और सच कहूं तो पुलिस वाले भी धीरे धीरे उसकी बातों की तरफ झुकते दिख रहे थे। महिला आयोग की कर्मचारियों की आंखों में भी मुझे अपनी बहू के लिए सहानुभूति साफ नजर आ रही थी, और मैं खुद को अकेली और बेबस महसूस करने लगी। मेरे दोनों बेटे भी तुरंत उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ मैडम, हम तो नौकरी करते हैं, घर चलाते हैं, फिर भी माँ को लगता है हम उन्हें तंग करते हैं। उनका ये झूठ सुनकर मेरे सीने में जैसे आग लग गई। इतने सालों का दर्द, अपमान और घुटन एक साथ उमड़ पड़ा। कुछ पल के लिए सचमुच मुझे लगा कि शायद ये लोग मिलकर मुझे ही पागल साबित कर देंगे, और अगर आज मैंने हिम्मत नहीं की तो जिंदगी भर कोई मेरी बात नहीं मानेगा। कमरे में खड़ी पुलिस भी उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि 4 लोग एक तरफ थे और मैं अकेली।
ऊपर से दोनों बहुएं अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पड़े लाल काले निशान महिला कांस्टेबल और महिला आयोग की सदस्यों को दिखाने लगी, जैसे वे बरसों से जुल्म सहती बेचारी औरतें हों। जबकि मैं अच्छी तरह समझ रही थी कि ये निशान उन्होंने अभी अभी कमरे में जाकर खुद ही बना लिए हैं। उनकी इस घटिया चालाकी पर मुझे अंदर से घृणा हो रही थी। दिल कर रहा था चीख कर सबका सच बता दूं, लेकिन मैंने खुद को किसी तरह संभाला। गहरी सांस ली और लेडी कांस्टेबल की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, ये दोनों बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मेरे पास अपनी सच्चाई साबित करने का सबूत है। जैसे ही मेरे मुंह से सबूत शब्द निकला, चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके कान खड़े हो गए और वे घबराकर एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैं धीरे धीरे चलती हुई पास रखी मेज की तरफ बढ़ी। वहां फूलदान रखा था और उसके पीछे मेरा मोबाइल छिपा था। वही मोबाइल जिसे मैंने सुबह से रिकॉर्डिंग पर लगा रखा था, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने मोबाइल उठाया और बिना कुछ कहे वीडियो चला दिया। वीडियो में पुलिस के आने से ठीक पहले मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब चलने लगा। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, पुलिस वालों के चेहरे सख्त होते गए। महिला आयोग की सदस्य की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और मेरे बच्चों की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। बड़ी बहू की रुलाई अचानक बंद हो गई। छोटे बेटे की जुबान लड़खड़ाने लगी। महिला आयोग की सदस्य ने कड़े स्वर में कहा, अब भी कुछ कहना है आप लोगों को? लेकिन इस बार किसी की जुबान नहीं खुली। मुझे लगा जैसे सच ने उनके गले में कांटे उगा दिए हों। तभी बड़े बेटे आयुष अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, गलती हो गई, हमने गुस्से में बोल दिया था, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर मुझे साफ समझ आ रहा था कि ये पछतावा नहीं, सिर्फ पुलिस का डर है। छोटा बेटा भी तुरंत झुक गया। माँ प्लीज़, केस मत करना, हमारी नौकरी चली जाएगी, हम सड़क पर आ जाएंगे। और दोनों बहुएं रोने का नाटक करने लगीं, जैसे कोई सस्ता धारावाहिक चल रहा हो। मैंने मुंह घुमा लिया जैसे कुछ सुनी ही नहीं, लेकिन तभी बड़ी बहू अचानक चिल्लाई, आप अपनी ही औलाद को जेल भिजवाएंगी? लोग क्या कहेंगे? मेरे सीने में तीर की तरह लगा, क्योंकि सच तो यही है। समाज हमेशा माँ से ही त्याग की उम्मीद करता है, चाहे बच्चे कितने भी निर्दयी क्यों ना हों। लेकिन फिर मुझे याद आया वो दूध का गिलास, वो जहर, वो रात की बातें और वो एक एक दिन की बेइज्जती। और मैंने खुद से पूछा, अगर आज मैं चुप रही तो क्या कल जिंदा रह पाऊंगी? शायद नहीं। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सीधी खड़ी हो गई। हाँ, मैं शिकायत करूंगी। मेरी आवाज खुद मुझे भी अनजान लगी, इतनी सख्त, इतनी ठंडी, जैसे पत्थर बोल रहा हो। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे मां नहीं समझा, एक सहूलियत समझा। ये सुनते ही दोनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे, पर अब उनके आंसू मुझे नकली ही लगे। मुझे साफ दिख रहा था कि ये वही मगरमच्छ के आंसू हैं जो मुसीबत आने पर निकलते हैं। पुलिस ने औपचारिकता शुरू की, बयान लिखे गए और सभी चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही घर में ऐसा सन्नाटा फैल गया कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी, जैसे पूरा घर मेरी ओर देख रहा हो और पूछ रहा हो, अब क्या देवयानी? मैं वहीं सोफे पर बैठी रही। हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं, पर दिल में तूफान उमड़ रहा था। अभी कुछ देर पहले तक यही घर आवाज़ों से भरा था, झगड़े, ताने, झूठे आंसू, पुलिस की सख्त आवाज़ें। और अब सब कुछ खत्म, बस खामोशी। महीनों तक पुलिस की औपचारिकताएं चलती रहीं। कई बार मेरा दिल पसीज जाता और कहता कि एक बार उन्हें माफ़ कर दूं, आखिर वो मेरे अपने ही बच्चे थे। लेकिन जैसे ही मैं नरम पड़ती, मेरा दिमाग पुरानी बातों को किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घुमा देता। उनकी साजिशें, ताने, जहर मिला दूध, मेरी मौत का इंतजार करते उनके चेहरे, और मैं फिर से वही सख्त देवयानी बन जाती। आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिल गई और मैं उस बड़े से घर में अकेली रह गई। पीछे के दोनों कमरे किराए पर दे दिए, जिससे मेरा खर्च आराम से निकल जाता था। अब मेरे पास सुकून था। भले मैं अकेली थी, पर आज़ाद थी। जब मन होता टहलने निकल जाती, मंदिर में भजन गाती, खाली समय में किताबों में खो जाती। कभी कभी दिल के किसी कोने में टीस जरूर उठती
कि जिन बच्चों को जन्म दिया उन्होंने ही इतना बड़ा धोखा दिया, पर फिर खुद को समझा लेती कि जो हुआ वो उनके कर्मों की सजा थी, और अगर उस दिन मैं हिम्मत ना करती, उन्हें कानून के हवाले ना करती, तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होती और इस घर पर उन्हीं नालायकों का राज चल रहा होता। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या मैंने अपने बच्चों के साथ सही किया? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए। मैं आप सबकी राय पढ़ती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी और देवयानी को हिम्मत और प्रेरणा दे दे। जाते जाते कमेंट में अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें। मुझे सच में अच्छा लगता है जानकर कि हमारी वीडियो दुनिया के किस किस कोने से देखी जा रही है। राधे राधे।